तो अब आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ क्या आपको हैंडल कर पाती हैं या फिर उन्हें भी सेम परेशानी से जूझना नहीं पड़ नहीं, रहा है? मेरी वाइफ जो है नाम के साथ उनका? मैं जहाँ भी हूँ उसमें माँ बाप तो मेरे हैं ही हैं, हाँ। और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, क्या क्योंकि शुभ वो नाम? मेरे श्रीमती मंजरी ओझा जी, जी। और मेरे स्ट्रगल मतलब जो डार्क पीरियड है उसमें वो मेरे साथ रही हैं। साथ रही नहीं है, निभाया है उन्होंने। और कई कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे पैसे की मान लीजिए ज़रूरत पड़ी, मैंने उनसे कहा कि यार इतना पैसा चाहिए, तो चेन बेच दी। अच्छा। बताया नहीं मुझे कि ऐसा कर दिया। बाद में शादी के बाद सारी कहानियां पता चली, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो बहुत ही मतलब महान लेडी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो समझती हैं मुझे। अच्छा। कि नहीं, अगर ये आदमी कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो वैसे तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते ही रहते हैं, सबके होते हैं, वो कोई अपवाद नहीं। लेकिन आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुड वाइफ। देखिए भाभी जी बहुत ऑन कैमरा तारीफ हो रही है, नहीं, आपका बिल्कुल, साल बिल्कुल। अच्छा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रगल की बात आती है तो अभी तो फेम सबको नजर आता है, स्ट्रगल किसी को नजर नहीं आता। क्या आपने कोई ऐसी नौकरी भी करी थी, बारटेंडर की नौकरी? बारटेंडर की नौकरी की कब मैं की थी, क्या वो था, वो जरा हमारे दर्शकों। 1998 के आसपास की घटना है। तब आप क्या कर रहे थे मतलब उस दौरान? मैं यहाँ तैयारी कर रहा था दिल्ली में, यूपीएससी। और 98 या शायद 2000 के बाद मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे, और पैसे बहन को भी पढ़ना होता था। पापा की सिर्फ पेंशन आती थी। अच्छा। तो अब पेंशन से सिर्फ एक आदमी को जा सकती है पढ़ाई का पैसा। तो उसमें जो है बड़ा, और मैं घर से निकल चुका था कि नहीं मुझे घर से कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ी आर्थिक संकट पैदा हो गया, और उसमें दो जगह बड़ा सहारा मिला। एक तो बारटेंडर की नौकरी की, और उसके बाद ये हमारा जो बंगला साहिब का गुरुद्वारा है, इसलिए मैं सिखों को कभी कुछ नहीं कहता। मैं जब भी भूखा रहा, मेरे पास पैसा नहीं रहा, तो मैं वहाँ जाके खाना खाया। और ये उनकी बहुत बड़ी बात है सिखों की, कि वो किसी का जाति पाति धर्म वर्म नहीं देखते, और ना किसी को देखते हैं कि पंजाबियों को मैंने देखा कि कौन है, कहाँ से आया है। तो वो बड़े दिन रहे। और मोरारजी देसाई जो योग संस्थान है, मैं वहाँ 2 बार सोया भी। अच्छा। गुरुद्वारे के ठीक सामने है, पीछे वाले साइड में। जी जी। तो वहाँ कई बार लोग आप देखते हुए सोते हुए मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं रहा। तो वो एक बड़ी 2000 से लेकर 2008 का जो पीरियड रहा, वो बहुत मतलब एक लर्निंग पीरियड है। डार्क 2000 से 2008? 8 साल। 8 साल। मैं आगरा जा रहा था पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त कोई कपड़ा ही नहीं था। साफ अच्छा। कपड़ा तो था। तो हमने एक टी शर्ट धुल रखी थी। तो हम यहाँ से सराय काले खां से बस जाती है आगरा। तो हमारे साथ एक लड़का था, नीरज तिवारी। तो वो शीशे के बाहर रात में उस टी शर्ट को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था कि उसके हवा से वो सूख जाएगी, तो मैं सुबह जाके वहाँ पढ़ाऊंगा। तो वो रहा। अच्छा, जब आपका तैयारी का दौर था, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए? 4 अटेम्प्ट दिए। 4 अटेम्प्ट दिए। आप लोगों को एडवाइस नहीं करते 4 अटेम्प्ट्स के लिए? नहीं, मैं कहता हूँ कि आदमी एक अटेम्प्ट दे। जैसे मैंने देखा लड़कों को, मैंने आपसे शुरू अभी कहा कुछ देर पहले कि पढ़ाई और तैयारी बिल्कुल अलग है। जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, जितने भी लोग आईएएस की कोचिंग करने आना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना बेसिक्स तैयार कर आए। मतलब जब वो कोचिंग में अंदर एंटर करें तो उन्हें लैटिट्यूड, मास, मोमेंटम, जो बेसिक्स है जी, कि न्यूटन का पहला लॉ क्या है, वो सब पता होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना पढ़े हुए कोचिंग करने आएगा, उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और एक समय में सिर्फ एक क्लास करें। जैसे कुछ लड़के आते हैं तो जीएस भी ज्वाइन कर लिया, ऑप्शनल भी ज्वाइन कर लिया। अब आप 6 घंटे क्लास में बैठेंगे, फिर उस 6 घंटे को कमरे पे हजम करेंगे 4 घंटा, तो 10 घंटे से ज्यादा किसका दिमाग काम करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। तो और चूंकि हमारे देश में काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं कि आप आईएएस की कोचिंग करने से पहले काउंसलिंग कर लें, तो बहुत सारे लोग उसके मतलब उसका शिकार हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो बेस पढ़ाई करके आए, फिर यहाँ तैयारी करें, मतलब विजन डेवलप करें, फार साइटेडनेस डेवलप करें। तो ये आपका जो अटेम्प्ट्स के बाद जब आप नहीं बन पाए, तो क्या वापस आप घर गए या फिर ऐसा भी कोई दौर आया था कि आप घर नहीं जा रहे थे? नहीं, जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, मैं 7 महीना ऋषिकेश में था। हाँ, वो क्या उसके बाद? वो 7 महीना मैं ऋषिकेश में था, मैं चला गया एक्चुअली। तब आप मैरिड थे? नहीं, तब मैं मैरिड नहीं थे। अच्छा। तो हमारे लिए आईएएस नौकरी नहीं थी, हमारे लिए युद्ध था। हम मिडिल क्लास के लोग, हमें पता था, मुझे तो वैसे ही पता था कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक राजा एक प्रजा। प्रजा तो हम थे ही, राजा बनने का सपना था। और सबसे इजीएस्ट रास्ता है इंडिया में मिडिल क्लास के लिए अपनी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करने का, सिविल सर्विसेज, और वो हाथ से निकल गई। तो बड़े सारे विचार रहे, दौर रहा, लेकिन फिर मैं ऋषिकेश रहा, बिरला धर्मशाला में, गंगा नदी के ठीक सामने। अच्छा। और मेरे पिताजी उसमें सबसे बड़े, तब मुझे पता चला कि माँ बाप क्यों भगवान है।
तो मेरे पिताजी आते थे और हर महीने मुझे पैसे देकर जाते थे। तो मैं उनसे कहता था कि पापा अब मैं कुछ करूँगा नहीं, आप क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं दूंगा ही, मेरा फर्ज है। मेरा फ़र्ज़ है। तो उस घटना से मुझे ये फील हुआ कि नहीं, जो काम माँ बाप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, 2 अटेम्प्ट आप कह रहे हैं, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, 2 अटेम्प्ट आप दीजिए, उसके बाद आप अपना कोई काम करिए। जैसे आपने जर्नलिज्म कर रखा है, आप यहाँ आ जाइए। आपने लॉ कर रखी है, आप कोर्ट चले जाइए। आपने मेडिकल कर रखा है, आप डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू करिए। क्योंकि तैयारी के बाद आपको सिर्फ डेली 5 घंटा चाहिए रिवीजन का। अच्छा, 5 घंटे बस। तैयारी के दौरान आप शिक्षक कैसे बन गए? मतलब आप कामयाब नहीं हो पाए, उसके बाद आपको वो कौन सा मोड़ आया कि आपको शिक्षक बनने का मौका मिला? हमारे एक सीनियर थे इलाहाबाद में, उत्तराखंड से। तो उनकी करीब 30-32 साल उम्र हो गई थी, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छा। तो जब मेरे पिताजी रिटायर हुए और मुझे लगा कि कहीं कुछ पैसे की व्यवस्था हो नहीं सकती, तो मैं एक पल के लिए वापस इलाहाबाद चला गया। तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा अब कुछ करते हैं, नहीं तो ज़िंदगी तो बेकार चली जाएगी। तो कोचिंग खोली उन्होंने, और जैसे उन्होंने कोचिंग खोली, उत्तराखंड की वैकेंसी आ गई 1000 की। अच्छा। ये 2000 के आसपास की बात है। तो वो तो बेचारे बोले कि अब देखो, अब 2000 वैकेंसी आ गई, इससे बड़ी ज़्यादा वैकेंसी अब कभी नहीं आएगी, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वहीं पर मेरी एक मुलाकात हुई, मोहम्मद हुसैन एक आदमी है, वो कोचिंग चलाते थे बेचारे। उनका हिस्ट्री का टीचर भाग गया था। अच्छा। भागा इन सेंस कि वो पढ़ाने लगा था, और पढ़ाते पढ़ाते लड़के उसे बहुत लाइक करने लगे। अच्छा। तो उसने मोहम्मद हुसैन से कहा कि तुम मेरा पैसा बढ़ाओ, अच्छा। नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि टीचर को एहसास हो गया था कि अब लड़के मेरे सिवा किसी से पढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे बात चली, तो दोनों ने मुझसे कहा, मैंने कहा यार हम पढ़ा दें। कहने अरे भैया क्या चाहते हो, कोचिंग बंद हो जाए? अरे तो मैंने कहा तुम वैसे ही फंसे हुए हो, ट्रायल करने में क्या जा रहा है? आपदा में अवसर। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो है। शगुन नाम था कोचिंग का। अच्छा। अब कारी चौराहा जगह पड़ती है वहाँ इलाहाबाद में, वहाँ पे। तो मैं क्लास लेने गया, तो मैं क्लास से बाहर निकला तो लड़कों ने कहा कि मजा बहुत आया। पता नहीं क्या पढ़ा है। पहली क्लास थी। पहली क्लास थी। उन्होंने कहा मजा बहुत आया। तो जब मजा आया, वही वाली बात है अप्रिसिएशन वाली, तो फिर मैंने क्लास लेना शुरू किया और वहीं से एक क्लास लेने की कहानी शुरू। तो कोचिंग की फील्ड का जो मेरा गुरु है वो है मोहम्मद हुसैन। वो आदमी है जो मुझे इस फील्ड में लेकर आया, और जिस आदमी ने मुझे टीचर बनाया उसका नाम है नीरज। कौन से साल की बात है ये, जब शुरुआत? 2000। और आप वायरल होना चालू हुए 2019 कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे आप वायरल होना चालू हुए। एक पहली वीडियो डली, उसके बाद आप वायरल हो चुके थे। तो उस दौरान आप फिजिकल क्लासेस भी तब अटेंड करते, आप देते थे? नहीं, वायरल मतलब मेरी वीडियोस तो पढ़ना शुरू हो गई थी वाजीराम से ही। वाजीराम के लड़के फेयरवेल करते थे। अच्छा। मेरी वीडियो बनाते थे, मेरी स्पीच डालते थे YouTube तो हाँ यूट्यूब पे। तो वहां से लोग मुझे जानने लगे। कौन से साल से? 2015-16 की बात है। हाँ, तो लोग मुझे जो IAS वाला सर्कल था, सिविल सर्विसेज वाला, वो जानने लगा था। और एकदम एक कहते हैं ना मशहूरियत आ गई। अब वो कौन सा दिन रहा होगा आपको लग रहा है कि भाई 2000 बीच कोरोना के बीच में ही, कोरोना के बीच कि भाई कॉल आने लग गए, ये आने लग गए? कोरोना के बाद से तो बहुत, अब तो मेरा बाहर निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो गया, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत हो गया। वहाँ लोगों का प्रेम इतना ज़्यादा है कि भैया, आज मैं मेरिडियन में बैठा खाना खा रहा था सरदार हरमंदर सिंह के साथ। अच्छा। तो एक साहब आ गए, भैया। मैंने कहा जी भाई साहब नमस्कार। अरे आपने हमारे लड़के की तकदीर बदल दी। मैंने कहा भाई साहब कैसे? बोले वो पढ़ता है, बोले वो मेरा पैर छूता है सुबह उठ के। आप जो कहते हो कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। जो लोग बिना मतलब आपको खाना खिला रहे हैं, आपको कपड़ा दे रहे हैं, आपको पाल रहे हैं, अगर आप उनकी बात छोड़कर किसी की भी सुनते हो तो तब आप अपराधी हो। मैं अपराधी उसको मानता हूं जो अपनी माँ बाप की नहीं मानता। अच्छा। माँ बाप की तो माननी चाहिए, कुछ भी हो। अपवाद हर जगह होते हैं, कभी कभी माँ बाप भी नहीं समझ पाते उन बातों को, लेकिन समझाने के अलग तरीके भी हैं, तरीके से समझाया जा सकता है। एक जैसे ये पुस्तक भी यहाँ पर है, धार्मिक पुस्तक, आपका धर्म से रिश्ता क्या है? क्योंकि आप पर आरोप तो ये लगते हैं कि आप हिंदू धर्म छोड़ के बाकी धर्मों की बहुत मतलब उनको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन आपका अगर मैं यहाँ देखूं तो आप एक यहाँ पर आपने धार्मिक किताब रखी हुई है, बाकी आप ध्यान योग की बातें, क्या आपका क्या माइंडसेट है वो जरा दर्शकों को क्लियर कर दीजिए, वरना सवाल बहुत ज़्यादा है उनके। मैं ये कहूँगा कि
राजकुमार साहब का किसी मूवी में डायलॉग है कि वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। अच्छा। तो मैं दूसरे धर्मों की तारीफ इसलिए करता हूं कि उनके धर्म के लोग अपनी कुरीतियों पर प्रहार करेंगे। जैसे आजकल हमारे एक वकील साहब हैं, मोहम्मद रिजवान साहब, आपके चैनल पे आते रहते हैं, जी वगैरह पे। ठीक है। तो मैं देखता हूं कि वो मुसलमानों की कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। तो जैसे वो अपनी कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, ऐसे हम अपनी कुरीतियों पे करेंगे जी। हम अगर मुसलमानों के बारे में कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, वो हिंदू धर्म की कुरीतियों पे प्रहार करते हैं। सैयद अहमद खान मुसलमानों पे करते हैं। तो मैं दूसरे धर्म की तारीफ इसलिए करता हूं, धर्म की, धर्म के मानने वालों की नहीं, धर्म की, क्योंकि दुनिया में सारे धर्म समान है। दूसरी बात यह है, जहां तक इस किताब का सवाल है, इस किताब में मानव को भगवान बनाने का फॉर्मूला दिया हुआ है। आप देखिए ना, इस किताब का जो पहला अध्याय जो शुरू होता है, आप उसकी लाइन देखिए कि ये तो खैर सारे धर्मों की जो ओपिनियन है, महाराज अड़गनानंद ने दिया है कि जुडाइज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्या क्या कहता है। तो आप इन्हीं को गुरु मानते हैं? हाँ, मैं गुरु मानता हूँ इनको, लेकिन चूंकि हर क्लास के अलग अलग गुरु होते हैं, तो मेरे भी ऐसे, अब द योग ऑफ इरेजोल्यूशन एंड ग्रीफ चैप्टर 1, धृतराष्ट्र इज द वेरी इमेज ऑफ इग्नोरेंस। ये इस किताब की खास बात है। इंसान अज्ञानता से परेशान है। हमारे देश की और संस्कृति की खास बात यह है कि हमने फिलॉसफी को कहानी में बदल दिया। धृतराष्ट्र इज द वेरी इमेज ऑफ इग्नोरेंस एंड संजय इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट। इस किताब को पढ़ने के बाद व्यक्ति को अपनी जो कमियां हैं इंसान के रूप में, वो दिखाई पड़ने लगती कि मैं किससे परेशान हूं, मेरी असली समस्या क्या है। तो इसलिए मैं जहां भी जाता हूं इसको लेकर जाता हूं, और मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार व्यक्ति को यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। शायद जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, ऐसे उनके भी जीवन में आए। ठीक है। तो आपकी दिनचर्या किस तरीके से शुरू होती है? क्या आप सब सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं? पूजा पाठ तो मैं सिर्फ अपने पत्नी के साथ करता हूँ, मजबूरी में। अच्छा, मजबूरी में? मजबूरी क्यों? मजबूरी कैसी? मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान? तो ध्यान में आप ज्ञान मार्गी हूँ। अच्छा। तो मेरा दिनचर्या शुरू होती है सुबह योग से और ध्यान से। अच्छा, मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं? नहीं, हाँ, 6 बजे मैं उठता हूँ, और मैं तो 5 बजे से क्लास लेने जा रहा हूँ सुबह। अच्छा। वो जो 501 वाली क्लास शुरू होगी, अच्छा, वो 5 बजे सुबह ही होगी। अच्छा, ये 501 रुपये में आप कैसे क्लास, मतलब आप पे तो ये भी आरोप है कि आपकी जो क्लासेस हैं बहुत महंगी हैं, ये है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, कोचिंगें तो महंगी होगी ही, मतलब यहाँ पे जो टीचर्स के रेट होते हैं। पर अगर महंगी होंगी तो फिर गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, गरीब बच्चे को सबसे पहला काम ये करना, बहुत अच्छी बात आपने कही कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अभाव में एकाग्रता नहीं बन सकती। तो जिसको भी आईएएस बनना है, राजा बनना है, उसको पहला काम ये करना है कि अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करना है। मेरा एक स्टूडेंट है आजमगढ़ का, वो आया यहाँ, मैंने उससे कहा भाई तू एक काम कर, कोई स्किल सीख ले, एसी बनाना सीख ले, फ्रिज बनाना सीख ले, क्योंकि मैं तो चल तेरी फीस एक बार जमा कर दूंगा फिर। तो उसने कहा ठीक है सर, ये कर लेता हूँ। उसने सॉफ्टवेयर का काम सीखा, मोबाइल बनाने का। उसने मेरा पूरा पैसा वापस किया, एक एक पैसा, और आज की डेट में तैयारी कर रहा है। तो मैं ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार है। बिल्कुल आप बनिए, आप कोई भी काम सीखिए, करिए, बिल्कुल मत घबराइए। आप किसी से मत कहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। ये जो मैंने कोर्स शुरू किया फाउंडेशन का, वो इसीलिए किया है कि गांव में जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, भाई बैठे हैं, उनको ये पता चले कि आईएएस की तैयारी है क्या। ये ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होगा। अच्छा। और हर महीने की फीस है ये 500। अच्छा, ठीक। तो उसमें मैं पूरा फाउंडेशन तैयार करवाऊंगा, उसके बाद शायद उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। कितना समय तक ये कोर्स है वगैरह उसकी बात? नहीं, चलता रहेगा ये पूरा, मतलब रोटेशन में चलता रहेगा। ठीक है। आपका एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें आप कह रहे थे आईएएस बनने के बाद घूस जरूर लेना, ये क्या बोलते बोलते बोल गए या फिर? नहीं, मैं जिसको भी मेरा कहना यह है कि आदर्श करने की चीज है, कहने की चीज नहीं है। ठीक है। आप अच्छे हैं तो वो कल आपके सिलेक्शन के बाद दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे बहुत लड़के आते हैं, कहते हैं सर हम आईएएस बन के पूरा सिस्टम सुधार देंगे। तुम सिस्टम के एक हिस्से हो, सिस्टम नहीं हो।
तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि जो भी अच्छी बातें तुम्हें करनी है वो सिलेक्शन के बाद करना। तो मैं कहता हूं उनसे कि जब तुम सोचोगे कुछ, जैसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, परेशान हो गए और आपने आंख बंद की और 1000 करोड़ सोच लिए, आप फिर पढ़ने लगे, और मैं कहता हूं अंदर से इंस्पिरेशन लाओ। तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि तुम घूस ले लो, मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं ठीक है, आदर्श की बातें मत करो, आदर्श बनकर दिखाओ, बातें मत करो। ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं और हिस्ट्री पे बार बार सवाल उठते हैं कि भाई एक जैसी हिस्ट्री जो है उसको पढ़ाया जाता है। क्या आप पूर्ण तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जो हिस्ट्री आज की डेट में पढ़ाई जा रही है वो उसका रिसर्च जो है सही ढंग से किया गया है, या फिर उसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करना चाहिए था, या वो हिस्ट्री अभी और रिसर्च उसमें होनी चाहिए थी? आप क्या समझते हैं? क्योंकि बच्चा तो जो आप बोलेंगे वो मान लेगा, सच है। बिल्कुल। आज की डेट में अगर ये देश कम्युनिस्ट हो जाए, हाँ, आज, हाँ, तो आज की डेट में इस देश के नायक हो जाएंगे सूर्य सेन, इस देश के नायक हो जाएंगे सरदार भगत सिंह, ठीक है, और इस देश की सबसे फेमस किताब हो जाएगी सुमित सरकार जी की मॉडर्न इंडिया। अच्छा, शिक्षा जो है वो हमेशा सरकार के दिशा निर्देश पे चलती है, वो सरकारें कोई भी हो। बिल्कुल मैं मानता हूं कि जब तक शेर पढ़ना नहीं सीखेगा तब तक शिकारी की ही दास्तां सुनी जाएगी। तो आप ये कमी मानते हैं कि कुछ है? जो भी पावर में आएगा वो अपने ही पक्ष को मजबूत करेगा, वो अपनी ही आइडियोलॉजी को मजबूत करेगा। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सत्ता का नियम है। जो शक्ति में आएगा वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा, और उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का रास्ता है एजुकेशन। तो अब वो जब चेंज करेगा तो उसे ग्राउंड तो देना ही पड़ेगा जी। अब पिछले वाले ने अगर गलती नहीं की होती तो इस सरकार को चेंज करने का क्यों मौका उठता? भाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गांधी जी ने ही सब कुछ किया या नेहरू जी ने ही सब कुछ किया। ठीक है। सरदार भगत सिंह भी, और बहुत सारे महानायक हैं जो पढ़े जिनका कभी चर्चा ही नहीं हुई। मतलब जिस हिसाब से 23 मार्च अब मनाया जाता है मोदी जी के आने के बाद, वो पहले भी मनाया जा सकता था। एक आपका थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट स्टांस है यहाँ पर लगता है। क्या आप उनकी लीडरशिप स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, या फिर नहीं कुछ और? नहीं, मैं दोनों आदमी से बहुत प्रभावित रहता हूँ। वो एज अ लीडर, वो तो इतिहास डिसाइड करेगा वो कैसे हैं, पर चूंकि दोनों आदमी, खासकर मोदी जी को मैं देखता हूँ कि इतने सामान्य परिवार से उठकर वो यहाँ तक पहुँचे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिन चुनौतियों को मैं आज फेस करता हूँ वो सारी उन्होंने किया होगा। ये डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का देश है, यहाँ पिता के बाद बेटे राजा बने, आज भी बनते हैं। उस देश में जहाँ भारत के हर प्रदेश में लगभग एक वंश चल रहा है, उस देश में मिस्टर मोदी सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के। वो एक अचीवमेंट है। योगी जी को मैं देखता हूँ महात्मा होते हुए भी राजा का काम कर रहे हैं, और आज की उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में वो सूटेबल है। 25 करोड़ की जनसंख्या, जहां लिखा है कि यहां थूकना मना है वो वहीं थूकेगी। आप नोएडा के ब्रिज पे जाइए, वो आपको सैफरॉन मिलेगा पूरा ब्रिज, इतना लोगों ने उसको थूक रखा है। जिस प्रदेश में सिर्फ सरकार का काम प्रदेश चलाना नहीं है, जनता का भी है। तो जब जनता के अंदर सिविक सेंस स्ट्रांग नहीं होगा तो सरकार को तो मजबूत होना ही पड़ेगा। अब वो एक सफल मुख्यमंत्री है या नहीं, ये तो कल इतिहास डिसाइड करेगा, पर ठीक है, उन लोगों ने अपनी जगह बनाई है, ये तो तारीफ वाली बात है।